हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समुच्चय यह पाठ का प्रश्न संग्रह 1.3 का भाग 1 देखेंगे। भाग 1 इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में पूरा प्रश्न संग्रह 1.3 नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा है, आपको बेसिक समझना है। ठीक है, ये जो वीडियो है समुच्चय इस पाठ का चौथा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.2 तक कर लिया था। ठीक है, अगर आपने प्रश्न संग्रह 1.2 अब तक नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जा करके प्रश्न संग्रह 1.2 देख सकते हैं। तो थोड़ा याद कर लेते कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ी थी कि समुच्चय क्या होता है। उसके बाद समुच्चय लिखने की दो पद्धति देखी थी, सूची पद्धति और गुण वर्णन पद्धति। उसके बाद हमने प्रश्न संग्रह 1.2 के लिए हमने ये देखा था कि समुच्चय के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, अनंत समुच्चय और सीमित समुच्चय। उसके बाद हमने ये जो पेज नंबर 6 पे है सम समुच्चय, वो भी देखा था हमने कि सम समुच्चय क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इतना सीखा था और प्रश्न संग्रह 1.2 किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.3 के लिए हमें वेन डायग्राम, ये वेन आकृति जो है ये समझनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम बंदिस्त आकृतियों का उपयोग ब्रिटिश तर्कशास्त्री जॉन वेन ने किया। ठीक है, समुच्चय को दिखाने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए सबसे पहले बंदिस्त आकृतियाँ, बंदिस्त मतलब जो आकृति चारों तरफ से बंद हो। देख रहे हो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो वृत्त बना है यहाँ पे, जो अंडाकार आकार का, ठीक है, और यहाँ पे आयत जो आपको दिख रहा है, इस आकार का चीज बना, ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है, मतलब सर्वप्रथम बंदिस्त आकृति का उपयोग करके ब्रिटिश तर्कशास्त्र जॉन वेन ने किया। मतलब समुच्चय को दिखाने के लिए इन्होंने सबसे पहले जॉन वेन ने क्या किया, बंदिस्त आकृतियों का उपयोग किया और इससे समुच्चय को दर्शाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इन आकृतियों को वेन आकृति कहा जाता है। मतलब इसीलिए इन्होंने दिखाया, इसीलिए इनके नाम से ही वेन आकृति नाम रख दी गई। ठीक है, तो ऐसी आकृतियों को हम वेन आकृति कहते हैं। अलग अलग समुच्चय को संबंध समझाने, ठीक है, अलग अलग समुच्चयों का संबंध समझाने और समुच्चय पर आधारित उदाहरण हल करने के लिए इन्हीं आकृतियों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको अलग अलग समुच्चय दिया जाएगा या फिर दो समुच्चय के बीच में संबंध क्या है, उसके लिए हमें वेन आकृति बनानी पड़ती है और बहुत सरल हो जाता है। हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, वेन आकृति का समुच्चय किस प्रकार दर्शाया जाता है, यह निम्नलिखित उदाहरणों से समझिए। ठीक है, तो अभी हमें उदाहरण देखना है। तो वेन आकृति द्वारा समुच्चय ए नीचे दर्शाया गया। ठीक है, ए समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए के घटक है 1 2 3 4 5। और वेन आकृति इसकी कैसी होगी स्टूडेंट, कुछ नहीं, एक अंडाकार के आकार का बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये लिखा गया है समुच्चय ए और इसके घटक इस आकार के अंदर है। ठीक है, जो बंदिश आकृति आपको दिखाई है इसके अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसके घटक है। तो बस यही है वेन डायग्राम। ठीक है, यही है वेन आकृति, इसके अलावा और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आप भी आसानी से बना सकते हो। आपके अधिक जानकारी के लिए क्या दिया गया है, तर्कशास्त्र और संभाव्यता विषय को गणितीय रूप देने का कार्य सर्वप्रथम जॉन वेन ने किया। तर्कशास्त्र, लॉजिक और संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, ये दोनों विषय को गणितीय रूप किसने दिया, सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉजिक ऑफ चांस, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस समुच्चय का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अंडाकार आकृति बनाई गई है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आयत बना के दिखाया गया। मतलब आप किसी भी तरीके की बंद आकृति ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय बी है और समुच्चय बी के घटक एक्स इस प्रकार है कि एक्स यह -10 से बड़ी संख्या तथा -10 के बराबर तथा उससे बड़ी संख्या, और x जो है 0 के बराबर तथा 0 से बड़ी संख्या। अब 0 से बड़ी संख्या स्टूडेंट्स, अरे 0 से छोटी संख्या या तो 0। ठीक है, तो हमें 0 से 0 लेना है और 0 से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस में होती है, तो -1 -2 -3 लेना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, x जो है -10 भी हो सकता है
या तो -10 से बड़ी संख्या। -10 से बड़ी संख्या स्टूडेंट्स क्या होगी, माइनस में हमेशा छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है, जैसे कि -9 -8, तो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 लेना है, ठीक है। और इसके लिए आप बंद आकृति में दिखा दीजिए, यही आपका वेन डायग्राम है। बंद आकृति हमने आयत के आकार का बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया समुच्चय बी, ठीक है। तो ये सब जो बी है ये समुच्चय को दर्शाता है और ये सारे इसके घटक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यही है वेन आकृति, कितना सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। उप समुच्चय, अब आपको जो ऐसे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में अभी ठीक है। ये उप समुच्चय क्या होता है, सम समुच्चय क्या होता है, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा आगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो देखते उप समुच्चय क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी दो समुच्चय हैं। देखो ए के पास घटक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी के पास घटक है 2 4 6 8, मतलब बी के पास जो घटक है 2 4 6 8 वो ए के भी पास है 2 4 6 8, लेकिन ए के पास बी से अधिक घटक है, ठीक है। मतलब ए के सारे घटक बी के पास नहीं है, मगर बी के सारे घटक ए के पास है, ठीक है। अब देखते हैं, ए और बी दो समुच्चय है दो समुच्चय ए और बी। समुच्चय बी का प्रत्येक घटक समुच्चय ए का भी घटक हो तो समुच्चय बी के सारे घटक देखो 2 4 6 8, ये समुच्चय ए के भी घटक है 2 4 6 8 ए में भी है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो समुच्चय बी का प्रत्येक घटक समुच्चय ए का भी घटक हो तो समुच्चय बी को ए का उपसमुच्चय कहा जाता है। मतलब अगर बी का सारा घटक ए के पास है तो बी जो है वो ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। और उसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको यहाँ पर कैसे लिखा गया है, ये देखो ये जो चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो दर्शा रहा है कि बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसका वाचन बी उपसमुच्चय ए ऐसा किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है बी जो है वो ए का उपसमुच्चय, उसको ऐसे पढ़ा जाता है बी उपसमुच्चय ए, या बी जो है यह ए का उपसमुच्चय है, ऐसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों में से आप कोई भी वाचन कर सकते हो, किसी तरीके से भी आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर के हिसाब से समझते हैं। बी के पास घटक क्या है 2 4 6 8, क्या ये ए के पास है, देखते हैं। ए के पास है 2, ए के पास है 4, ए के पास है 6 और ए के पास 8 भी है स्टूडेंट्स। मतलब बी के सारे घटक ए के पास है, इसीलिए बी जो है वो ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समुच्चय बी का प्रत्येक घटक ए का भी घटक है, अर्थात बी जो है वो समुच्चय ए का घटक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यह जानकारी, अरे बी जो है समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है, सॉरी। यह जानकारी वेन आकृति द्वारा कैसे दर्शाई गई है इसे देखिए। अब वेन आकृति में कैसे दिखाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको समझ रहा है, यहाँ पे जो समुच्चय ए है उसके पास ज़्यादा घटक है, ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों में घटक है वो कौन सा है 2 4 6 8। तो यहाँ पे जो अंदर आकृति बनाई गई है, ठीक है, जो यहाँ पे अंदर आकृति बनाई गई है वो बी का है, और बी के पास क्या है 2 4 6 8, ठीक है, ये सब है, और वो ए के भी पास है। तो यहाँ पे जो बी है जो दोनों के पास है वो बीच में है, और ए जो है वो बड़ा है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा घटक है, इसीलिए ए जो है वो आपको बाहर इसकी आकृति दी गई है, ठीक है, और बी जो है वो उसके अंदर है, क्योंकि बी के सारे घटक ए के अंदर है, ठीक है। अगर कुछ घटक रह गए होते ना तो आपकी आकृति अंदर नहीं इस तरीके से बनती, ठीक है। और जो घटक दोनों में होते वो यहाँ पे हम लिखते 1 और यहाँ पे 2, और जो घटक बी के पास होता मगर ए के पास नहीं होता वो बाहर होता स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब अगर सारे घटक अंदर है तो दूसरा वाला जो उपसमुच्चय होगा वो पूरी तरीके से बड़े वाले के अंदर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको उपसमुच्चय समझा होगा। अब पेज नंबर 8 पे जाते हैं। पेज नंबर 8 पे आपको एक कृति दी गई है, कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय और उसी कक्षा के साइकिल चलाने वाले ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय वेन आकृति से दर्शाया है। इसी प्रकार निम्नलिखित उपसमुच्चय के लिए वेन आकृति बनाइए, ठीक है। आपके लिए वेन आकृति बना के दी गई है कि कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, एक क्लास है उसके अंदर सारे विद्यार्थियों का एक समुच्चय है, ठीक है, और दूसरा जो समुच्चय है वो साइकिल चलाने वाले ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास में अगर सारे बच्चे 30 बच्चे हैं तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि 30 बच्चों को साइकिल चलाना आता हो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको साइकिल चलाना नहीं आता होगा। मतलब इनमें से बड़ा समुच्चय कौन सा है, जो आपकी पूरी कक्षा है वो आपका बड़ा समुच्चय है, और जिनको साइकिल चलाने आता है वो छोटा समुच्चय है, क्योंकि कुछ ही लोग को साइकिल चलाने आता होगा। तो जो छोटा समुच्चय है वो बड़े वाले के अंदर होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा के विद्यार्थी ये आपका बड़ा समुच्चय है, और कक्षा के साइकिल चलाने वाले ऐसे विद्यार्थी ये आपका उपसमुच्चय है, क्योंकि ये उसी के अंदर होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ और एग्जांपल दिया गया है और आपको कहा गया है कि वेन डायग्राम बना करके देख लीजिए। तो कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय और कक्षा के साइकिल चलाने वाले ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय यहाँ पे हमने बना करके देख लिया। ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो आपको खुद करना है कि कौन सा किसका उपसमुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है एक और दो उदाहरण आपको दिया गया, दोनों उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया गया है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, और i पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती है स्टूडेंट्स? अगर प्राकृतिक संख्याओं को देखोगे तो वो कहाँ से शुरुआत होती है? प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 2, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में और क्या क्या होता है? 3, ठीक है, और इस तरीके से अनंत होती है वो, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1 2 3 और इसको हम दिखाते किससे हैं? n से, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो पूर्णांक संख्या होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं में अगर आपको याद होगा तो 0 होता है, ठीक है। 0 के अलावा क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब 1 से लेके अनंत संख्याएं होती है, मतलब इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी होती है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं का निगेटिव नंबर भी होता है, जैसे कि -1, ठीक है, ऋण नंबर भी होता है, -2, -3 और ऐसे अनंत तक होता है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे n के पास घटक क्या है? 1 2 3 और ऐसे लेके अनंत है। और ये जो n के पास घटक है समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में भी आता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब n यहाँ पे छोटा समुच्चय है और i यहाँ पे बड़ा समुच्चय है, मतलब n जो है वो i के अंदर पूरी तरीके से आता है। इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मगर पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या छोटा समुच्चय है, ठीक है। 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 अनंत, और वो पूर्णांक संख्याओं में भी होता है। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या होती है जो प्राकृतिक में नहीं है, जैसे प्राकृतिक में 0 नहीं है मगर वो पूर्णांक में, प्राकृतिक में -1 -2 -3 वो सब नहीं है जो कि पूर्णांक में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल है, समुच्चय p के घटक x इस प्रकार है कि x यह 25 का वर्गमूल है। स्टूडेंट्स 25 का वर्गमूल क्या होता है? ठीक है, 25 का वर्गमूल या तो 5 होगा या तो -5 होगा, क्योंकि हम 5 का वर्ग लेंगे तो वो 25 होता है, और -5 का भी अगर वर्ग लेते हैं तो वो भी +25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास 2 घटक है p के पास, तो सूची पद्धति से अगर हम लिखेंगे तो इसके पास 2 घटक है, -5 और 5, ठीक है। s दिया गया है, समुच्चय s के घटक y इस प्रकार है कि y यह पूर्णांक संख्या है और y जो है -5 से बड़ी संख्या, और y जो है -5 से बड़ी या -5, ठीक है, या तो 5 के बराबर या तो 5 से छोटी संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 और 5 से छोटी संख्या क्या होगी? 5 4 3 2 1 0, ठीक है। और -5 से बड़ी संख्या, ठीक है, या तो -5 माइनस में हमेशा छोटी संख्या बड़ी होती है, मतलब -5 से बड़ी संख्या क्या होगी? -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास s के पास जो है समुच्चय s, उसके घटक क्या है? -5 -4 -3, और हमसे पूछा है कौन सा किसका उपसमुच्चय होगा। स्टूडेंट्स p के देखो, p के सारे जो घटक है वो s में है, मतलब p के पास जो घटक -5 और 5 है वो समुच्चय s में है। इसका मतलब p जो है वो समुच्चय s का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। p जो है वो s का उपसमुच्चय होगा। मगर अगर कोई कहता है कि s जो है वो भी p का उपसमुच्चय है तो ये गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि समुच्चय s के सारे घटक p के पास तो नहीं है ना, लेकिन p के सारे घटक s के पास है। मतलब अगर p के सारे घटक s के पास है तो p जो है वो s का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब समझ रहा होगा। इसे ध्यान में रखते थोड़ा सा ये देख लेते, ये जो चारों पॉइंट है वो एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए आ सकता है, सही या गलत के लिए, और आपको बताना है कि क्यों, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, अर्थात a जो है a का उपसमुच्चय होगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। अगर समुच्चय a लेता हूँ और अगर मैं समुच्चय a लेता हूँ, ठीक है, और a के जो सारे घटक है, मान लो a को मैंने घटक ले लिया, ठीक है, a को घटक ले लिया मैंने 1, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। अगर a को मैंने घटक ले लिया 1 2 3, तो स्टूडेंट्स उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है? ठीक है, यदि किसी समुच्चय a के सारे घटक समुच्चय a में है
तो ए जो है वो खुद का उपसमुच्चय होगा। देखो ना, ए के सारे घटक क्या है 1 2 3, और वो खुद के पास है, उसके पास 1 2 3, मतलब कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बी जो है वो खुद का उपसमुच्चय होगा तो ये सही है। ठीक है, बी जो है वो खुद का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये सही है, मतलब कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। सी का उपसमुच्चय हो सकता है, समुच्चय डी का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे खुद के उपसमुच्चय हो सकते हैं। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात यहाँ पे लिखा है आपको रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का। देखो अगर मैं वैन आकृति से आपको समझाऊँ, मैंने एक समुच्चय बनाया, ठीक है, समुच्चय ए बनाया। समुच्चय ए का जो घटक अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, समुच्चय ए का अगर मैं घटक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए का घटक मैं लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिया मैंने। ठीक है, अब समुच्चय बी बनाता हूँ मैं। ठीक है, समुच्चय बी जो है यहाँ पे, समुच्चय बी जो है इसका घटक क्या है, इसका घटक है कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय। समुच्चय बी जो है वो रिक्त समुच्चय, मतलब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इस समुच्चय को, इस समुच्चय ये जो ए है, ठीक है, इसके अंदर बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकता हूँ स्टूडेंट? आसानी से मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने बना दिया, इसके अंदर ये बीच में यहाँ पे है ना खाली जगह, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। मतलब कोई भी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी समुच्चय, ठीक है, कोई भी रिक्त समुच्चय, कोई भी खाली समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको कहीं पे भी रख सकते हैं उसके बीच में। अब यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर b, मतलब a के सारे घटक b के पास है। अगर मैं ऐसा दो समुच्चय लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा लेता हूँ a बराबर, ठीक है, a के पास घटक ले लेता हूँ मैं 1 2, ठीक है, और 3। ठीक है, a के पास घटक है 1 2 3। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं लेता हूँ b के पास घटक। ठीक है, b के पास घटक है 1 2 3। ठीक है, अगर b के पास घटक 3 है। आगे क्या कह रहा है, अगर a b को बराबर है, समुच्चय a समुच्चय b को बराबर है, हमारा भी बराबर है क्योंकि दोनों के पास घटक सेम है। ठीक है, दोनों के पास सेम घटक है, मतलब ये सम समुच्चय है। अगर दो समुच्चय सम समुच्चय होता है तो a b का उपसमुच्चय होगा। देखो ना, a के पास सारे घटक, जो a के सारे घटक हैं, ठीक है, a के जो सारे घटक है, तो स्टूडेंट्स इरेज हो गया है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर मैंने एक समुच्चय ले लिया a, ठीक है, a का घटक जो है वो मैं लेता हूँ 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। और दूसरा समुच्चय ले लिया मैंने b, समुच्चय b के जो घटक है वो भी क्या है 1 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा दो समुच्चय लेता हूँ, दोनों समुच्चय बराबर है, और पहला क्या कह रहा है a जो है वो b का उपसमुच्चय, तो हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो याद करते हैं। अगर समुच्चय a के सारे घटक b के पास है तो a b का उपसमुच्चय होगा। देखो यहाँ पे a के सारे घटक b के पास है तो a जो है वो b का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या यहाँ पे दिया है, b जो है वो a का उपसमुच्चय है, तो b के सारे घटक a के पास है, मतलब b भी a का उपसमुच्चय होगा। मतलब आपके पास अगर दो समुच्चय है और दोनों बराबर है, सम समुच्चय है, तो जो दोनों समुच्चय वो एक दूसरे के उपसमुच्चय कहला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आगे दिया गया है यदि a जो है वो b का उपसमुच्चय है और b जो है वो a का उपसमुच्चय है तो a और b दोनों बराबर होगा। ये ठीक तीसरे वाले का उल्टा है। ठीक है, तीसरे वाले का ठीक उल्टा है। मतलब आपको क्या कह रहा है, अगर a b का उपसमुच्चय है, b का उपसमुच्चय है मतलब a के सारे घटक b के पास है। ठीक है, a के सारे घटक b के पास है, और b जो है वो a का उपसमुच्चय है, मतलब b के सारे घटक a के पास है। यहाँ पे कह रहा है a के सारे घटक b के पास है, और यहाँ पे कह रहा है b के सारे घटक a के पास है, मतलब एक दूसरे के घटक एक दूसरे के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, a और b बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है आपको, a बराबर 1 3 4 7 8 समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसके सारे उपसमुच्चय लिखने, उपसमुच्चय मतलब जो इससे छोटा हो, है ना। उपसमुच्चय का मतलब क्या है, ऐसा समुच्चय जिसके सारे घटक a के पास हो। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता ना, p बराबर 1 3, t बराबर 4 7 8, v बराबर 1 4 8, और ऐसे बहुत सारे उपसमुच्चय बना सकता हूँ। मैं सिर्फ एक का भी बना सकता हूँ, है ना स्टूडेंट्स। मैं ऐसा लिख सकता हूँ a बराबर, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ a बराबर, ठीक है, 1
ठीक है, क्योंकि एक जो है ए जो है वो ए के पास है, ठीक है, यानी जो मेरा समुच्चय घटक एक है वो ए के पास है, इसका मतलब ये जो है वो उसका उपसमुच्चय, सॉरी इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई और भी ले सकता हूँ, सी बराबर, ठीक है, सी बराबर ये भी लिख सकता हूँ रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये भी ले सकता हूँ क्या कहते हैं, सी बराबर करनी में 1 3 4 7 और 8, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों 1 3 4 7 8 ए के भी पास है और सी के पास है ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, अगर दोनों बराबर है तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय का, बी जो है ए का उपसमुच्चय का, मतलब यहाँ पे सी जो है वो ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत ही आसानी से समझा होगा अब तक जो भी मैंने सिखाया। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो आपको उदाहरण दिए गए ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी विश्व समुच्चय देखते हैं जो कि पेज नंबर 9 पे है। विश्व समुच्चय क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो हम जिन समुच्चयों पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय को विश्व समुच्चय समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको कुछ समुच्चय देता हूँ जैसे कि ए बराबर 1 2 3, ठीक है, बी बराबर 4 5 6, ठीक है, सी बराबर 7 8 9, तो आपको ऐसा समुच्चय सोचना है जिसमें ये तीनों समुच्चय आए, ए बी सी तीनों आए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा समुच्चय होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं लूँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो प्राकृतिक संख्याओं में सारी संख्या आ जाती है, ठीक है, तो वो अपने अंदर ये तीनों को समाविष्ट कर लेता है। मतलब आपको एक ऐसा समुच्चय सोचना है जो दिए गए सारे समुच्चय को अपने अंदर समाविष्ट कर ले, और जो समुच्चय सारे समुच्चय को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है ऐसे समुच्चय को हम विश्व समुच्चय कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जिन समुच्चय पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय को हम विश्व समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ए जो है -4 -2 0 2 अनंत तक है। यहाँ पे बी दिया गया है 1 2 3, ये भी अनंत तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बी क्या है, 1 2 3, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर मैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मान लूँ कि मेरा विश्व समुच्चय है, तो पूर्ण संख्याओं में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में क्या क्या होता है, पूर्ण संख्या हमने देखा है ना, उसमें क्या क्या होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो उसमें 0 होता है, उसमें 1 होता है, उसमें 2 होता है, और इस तरीके से अनंत होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसके पास प्राकृतिक तो होती है, साथ में एक चीज़ ऐसा भी है जो प्राकृतिक के पास नहीं है, वो है 0। मतलब आपका जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या से बड़ी है, मतलब ये जो है W वो n से बड़ा है। इस समय जो है मतलब मैंने W जो ले लिया है वो B को अपने अंदर पूरी तरीके से समाविष्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे W जो है वो B का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, विश्व समुच्चय, ठीक है। आगे हम देखते हैं और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, यदि हमारी पाठशाला के कक्षा 9वीं के एक वर्ग के विद्यार्थियों की उपस्थिति का अध्ययन करना है तो 9वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के समुच्चय का विचार करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर 9वीं की क्लास की किसी एक क्लास के, ठीक है, 9वीं की जो क्लास है उसके किसी एक वर्ग के विद्यार्थियों की उपस्थिति, मतलब वो कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं, कितने दिन उपस्थित रहते हैं, उसका अगर अध्ययन करना है, देखना है कि कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कितने प्रेजेंट रहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 9वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के समुच्चय का विचार करना होगा। मतलब पूरे क्लास के बारे में सोचना होगा, है ना, कि कौन कौन फेल हो रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक पूरी क्लास में जितने बच्चे सबका देखना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का जो समुच्चय होगा अथवा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय माना जा सकता है। मतलब अगर मैं पूरा स्कूल ही मान लूँ या फिर पूरा क्लास ही मान लूँ, ठीक है, तो उसके अंदर 9वीं का भी क्लास आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे स्कूल के पूरे कक्षाओं को मान लूँ तो वो हमारा विश्व समुच्चय हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है, हमें पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों का संघ चुनना है तो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय विश्व समुच्चय होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी स्कूल के, ठीक है, किसी क्लास के 15 विद्यार्थियों को चुनना है, ठीक है, पूरे स्कूल में से चुनना है मुझे खाली 15 विद्यार्थी क्रिकेट खेले, ठीक है, तो उसके लिए विश्व समुच्चय क्या होगा। अगर मैं पूरा स्कूल ही मान लूँ कि एक समुच्चय है तो उसमें जो मुझे 15 बच्चों को चुनना है, ठीक है, तो उसके लिए विश्व समुच्चय क्या होगा, पूरा स्कूल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको U दिखा है, विश्व समुच्चय को U इससे दर्शाते हैं,
ठीक है, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है। तो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं वो सारे के सारे में से हमको चुनना है। तो सारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विश्व समुच्चय, और इसका जो समुच्चय होगा, उप समुच्चय, वो होगा क्रिकेट संघ। मतलब जिनको चुना गया 15, वो पूरे में से चुना गया है, ठीक है। तो जो पूरे विद्यार्थी जो क्रिकेट खेलते हैं वो आपका विश्व समुच्चय हो जाएगा। तो विश्व समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए सारे समुच्चय को अपने अंदर समाविष्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है, ठीक है। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है, और अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो बीच में कहीं नहीं समझेगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है थोड़ी देर के लिए और वहाँ से फिर से प्ले करके देखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरक समुच्चय क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक विश्व समुच्चय है यू, यह विश्व समुच्चय है, ठीक है, और अगर बी जो है वो यू का उप समुच्चय है, मतलब बी के सारे घटक यू के पास है, ठीक है। तो समुच्चय बी में शामिल नहीं होने वाला परंतु विश्व समुच्चय यू में समाविष्ट होने वाले घटकों के समुच्चय को समुच्चय बी का पूरक समुच्चय कहते हैं। मतलब जो बी के पास नहीं है मगर यू के पास है वो बी का पूरक समुच्चय होगा। और बी के पूरक समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। बी के पूरक समुच्चय को ऐसे दर्शाया जाता है, ये जो चिन्ह है, ठीक है। क्या करना है, बी लिखना है और बी के ऊपर हल्का सा ऐसा डैश देना, तो ये हो गया बी का पूरक समुच्चय। तो बी का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो बी के पास नहीं होगा मगर यू के पास होगा, ठीक है। अब हम इसको अंकों से समझते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। ए का पूरक समुच्चय देखते क्या होता है। अब यू के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए के पास क्या है 2 4 6 8 10। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ए के पास नहीं होगा। ए के पास क्या नहीं है, ए के पास 1 नहीं है, ए के पास 3 नहीं है, ए के पास 5 नहीं है, ए के पास 7 नहीं है, ए के पास 9 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ए के पास नहीं था 1 3 5 7 9, इसका हमने अलग से समुच्चय बना लिया। और जो ए के पास नहीं होता है मगर यू के पास होता है वो ए का पूरक समुच्चय होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया ए का पूरक समुच्चय क्या है, यहाँ पे है ए का पूरक समुच्चय जो ए के पास नहीं है। स्टूडेंट्स वैन आकृति से समझते इसको, ठीक है। अब यहाँ पे यू दिया, यू के पास क्या है 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। यू के पास तो सब है ना, सबका सब यू के अंदर आ रहा है। और ए के पास क्या है, ए के पास सिर्फ 2 8 6 4 10 यही है ए के पास, सिर्फ और सिर्फ। मतलब ए का आप डायग्राम देखो, आप सिर्फ और सिर्फ जो ए के अंदर है वो ए के पास है मगर यू के पास तो सब है, ठीक है। तो ए के पास क्या नहीं है स्टूडेंट, ए के पास देखो बाहर की चीज़ें नहीं हैं जो यू के पास है, ये सारी चीज़ें ए के पास नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो गया, ए का पूरक समुच्चय हो गया। मतलब जो ए के पास नहीं है मगर यू के पास है उसी को हम क्या कहते हैं, ए का पूरक समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें समझना है कि पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनो, पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय खुद वही समुच्चय होता है। मतलब अगर आपको दिया गया u 1 3 9 11 13 18 19, तो ठीक है। b का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो b के पास नहीं होगा। b के पास क्या नहीं है, यहाँ पे b के पास 1 नहीं है, b के पास यहाँ पे 18 नहीं है और 19 नहीं है। तो b का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखा है ना 1 18 19, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि b के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, मतलब जो b पूरक के पास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, अब ये डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका b और ये है b पूरक समुच्चय, मतलब जो b के पास नहीं है। मतलब b के पास क्या नहीं है, 1 18, ठीक है, 1 18 और 19 ये तीनों नहीं है। तो b पूरक समुच्चय का अगर कोई पूरक समुच्चय बोलेगा क्या होगा, मतलब b पूरक के पास जो नहीं हो b पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। और b पूरक के पास क्या नहीं है, ये अंदर का है ना, b पूरक के पास यही चीज़ें नहीं है जो u के पास है। मतलब b पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय आंसर क्या आ रहा है, खुद b आ रहा है, 3 9 13 11। यहाँ से समझते हैं, b पूरक समुच्चय आया 1 18 19। b पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो b पूरक के पास नहीं होगा मगर u के पास है। b पूरक के पास क्या नहीं है स्टूडेंट, यही नहीं है, 3 9 11 13, ठीक है, ठीक है, 3 9 11 13 ये b पूरक के पास नहीं है, ठीक है। तो जो b पूरक के पास नहीं है वो b पूरक का पूरक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, b पूरक का पूरक समुच्चय खुद b हो गया, ठीक है। b पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय खुद b हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा किसी भी पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अर्थात दिया हुआ समुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लेते हैं कि किसी भी पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे b 3 9 11 13 है, तो b पूरक क्या होगा, जो b के पास नहीं है मगर u के पास है। b के पास क्या नहीं था, b के पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 18 और 19 ये नहीं था, तो b का पूरक समुच्चय क्या होगा, 1 18 19। अब हमें ढूंढना है कि b के पूरक का पूरक समुच्चय क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो b पूरक के पास नहीं होगा। b पूरक यहाँ पे है 1 18 19, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास 3, इसके पास 9, इसके पास 11 और इसके पास 13। ठीक है स्टूडेंट्स, यही नहीं है ना, अगर आप देख सकते हो तो देख लो, b पूरक के पास यही नहीं था, तो b पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या आया, 3 9 11 13, और ये तो b के भी पास है 3 9 11 13, मतलब किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वो समुच्चय खुद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा याद रखें। अब आपको दिया गया पूरक समुच्चय के गुणधर्म। ठीक है, a और a पूरक में सामान्य घटक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये a के पास घटक क्या है, 2 4 6 8 10, और a पूरक के पास घटक क्या है, 1 3 5 7 9, कुछ भी है दोनों में सेम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, a और a पूरक में सामान्य घटक नहीं होता है। a जो है अगर u का उपसमुच्चय है, ठीक है, और a पूरक समुच्चय भी u का उपसमुच्चय होगा, है ना, दोनों ही एक दूसरे का, दोनों जो है वो u का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पे देखो a जो है वो u का उपसमुच्चय है, मतलब एक एक सारे घटक u के पास है। a पूरक समुच्चय जो है वो भी u का उपसमुच्चय है, क्योंकि a पूरक समुच्चय के सारे जो घटक हैं वो u के पास है, विश्व समुच्चय के पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश्व समुच्चय, पूरक समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय। ठीक है, पूरक समुच्चय क्या होता है, जो उसके पास नहीं होता, तो u के पास क्या नहीं है, u के पास तो सब है। ठीक है, u के पास तो सब है, अगर मैं पूछूं u के पास क्या नहीं है, तो u के पास तो स्टूडेंट सभी है। ठीक है, तो ऐसे समय पे u के पास क्या नहीं है, u के पास सब कुछ है, इसका मतलब यहाँ पे रिक्त होगा। ठीक है, तो u का पूरक समुच्चय अगर कोई पूछता है आपको, तो वो हमेशा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, मतलब 5 होगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय विश्व समुच्चय होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि रिक्त समुच्चय है आपके पास और उसका पूरक समुच्चय क्या होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिक्त समुच्चय बनाता हूँ, यहाँ पे बना दिया मैंने रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये है, इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब ये रिक्त समुच्चय है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, जो इसके पास नहीं होगा, और इसके पास क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है जो u के पास है, मतलब किसी भी रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय u होता है, विश्व समुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संग्रह 1.3। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, यदि a के घटक a b c d e है, b के घटक c d e f है, c के घटक b d है और d के घटक a e है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य है, ये लिखिए। आपको बताना है, ये जो कथन दिया गया है आपके सामने 6 कथन है। ठीक है, c जो है वो b का पूरक समुच्चय है, a जो है पूरक समुच्चय बोल रहा हूँ, सॉरी, c जो है वो b का उपसमुच्चय है, a जो है वो d का उपसमुच्चय है, d जो है वो b का उपसमुच्चय है, d जो है वो a का उपसमुच्चय है, b a का उपसमुच्चय है और c जो है वो a का उपसमुच्चय। आपको बताना है कि ये सही है या गलत, तो इसके लिए हमें PDF की ओर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए सॉल्व किया। ठीक है, पहला सवाल था आपका, c जो है वो b का उपसमुच्चय है या नहीं, ये हमें देखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम समझते हैं, ये आपका सवाल है, c जो है वो b का उपसमुच्चय है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे परिभाषा क्या है, c के सारे घटक b में होने चाहिए। c के घटक क्या है, b और d, देखते हैं वो b में है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, b में मुझे d तो दिख रहा है, ठीक है, d दिख रहा है, लेकिन ये b नहीं दिख रहा है, मतलब c में जो घटक था b और d वो पूरी तरीके से b में नहीं है, मतलब c के सारे घटक b के पास नहीं है, मतलब ये जो कथन है ये इसका उपसमुच्चय है, ये गलत है, क्योंकि c के सारे घटक b के पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसको लिख करके दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है c जो है वो b का उपसमुच्चय है, ये कथन असत्य है, क्योंकि समुच्चय c के सारे घटक b तथा d, c के जो घटक थे b और d, ये समुच्चय b में नहीं है, b में समाविष्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, समुच्चय a जो है वो d का उपसमुच्चय है, देखते हैं a के सारे घटक d में है क्या। a के जो घटक है वो a b c d e है, ठीक है, और d के जो घटक है वो a और e है।
स्टूडेंट्स ए के सारे घटक डी में है क्या? देखो ए के घटक क्या क्या है, ए के पास तो 1 2 3 4 5 घटक है और डी के पास तो 2 ही घटक है। मतलब ए के सारे जो घटक है, ठीक है, ये सारे जो घटक है वो डी के पास नहीं है। मतलब जो दूसरा कथन है वो भी असत्य है। ठीक है, मतलब ये क्यों असत्य है? क्योंकि ए के सारे घटक डी में समाविष्ट नहीं है, इसीलिए ए जो है वो डी का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं, डी जो है वो बी का उपसमुच्चय है। तो डी के जो घटक है वो है ए और ई, ठीक है, और बी के घटक देखो क्या है, सी डी ई एफ। तो डी के जो घटक है वो बी में है क्या? बी में ई है, ठीक है, लेकिन ए नहीं है। स्टूडेंट्स जो डी के दोनों घटक है ए ई, वो दोनों नहीं है बी में, एक है मगर दूसरा नहीं है, इसीलिए डी के सारे घटक बी में नहीं है, इसीलिए जो तीसरा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें लिख करके दिखाना होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो दूसरा जो था ए जो है वो डी का उपसमुच्चय है, वो असत्य है क्योंकि ए के सारे घटक समुच्चय डी में नहीं है। और तीसरा जो था डी जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ये भी असत्य है क्योंकि समुच्चय डी के सारे घटक समुच्चय बी में नहीं है। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा, डी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। स्टूडेंट्स डी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। अभी देखते हैं डी के सारे घटक ए में है क्या। डी का जो घटक है वो बी और डी, ए में देखते बी और डी है क्या? ए के पास बी भी है और ए के पास डी भी है। मतलब सी समुच्चय के सारे घटक समुच्चय ए में है, इसीलिए जो सॉरी यहाँ पे डी था, चौथा सवाल मैं गलत कर दिया, यहाँ पे डी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा रॉन्ग है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो है वो हमारा डी के सारे घटक हमें देखने। ठीक है, डी के सारे घटक, तो समुच्चय डी के सारे घटक, समुच्चय डी का जो घटक है वो ए और ई है। देखते हैं ए में ए और ई है क्या? ए और ई, ठीक है, मतलब समुच्चय डी के सारे घटक ए में है, मतलब ये जो है डी ए का उपसमुच्चय कथन सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमें इसको लिख करके दिखाना भी होगा। ठीक है, तो समुच्चय ए के सारे घटक हमें दिखाना होगा क्योंकि समुच्चय डी के घटक ए और ई समुच्चय ए में समाविष्ट है, इसीलिए जो डी है वो ए का उपसमुच्चय है। ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है आपका, प्रश्न 5वां, बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। हम देखेंगे कि बी के सारे घटक ए में है क्या। तो बी के सारे घटक क्या है? सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी। अब हम देखेंगे कि जो बी के सारे घटक है वो ए में है क्या। बी के घटक क्या है? सी डी ई एफ, और ए के घटक में देखो सी डी ई तो है, मगर ये जो चौथा वाला है बी का वो ए में नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है, बी के सारे घटक ए में नहीं है। ठीक है, मतलब जो 5वां आपका सवाल था वो असत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है, ये असत्य है क्योंकि समुच्चय बी के सारे घटक समुच्चय ए में समाविष्ट नहीं है। अब हमारा आखिरी सवाल बचता है जो है सवाल 6वां। ठीक है, वो क्या दिया गया है? सी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी के सारे घटक ए में है क्या। तो सी के घटक क्या है? बी और डी। ठीक है, अब सी का जो घटक है बी और डी वो ए में देखना है। बी यहाँ पर है ए में और ये डी यहाँ पर है। ठीक है, तो सी के सारे घटक ए में है, इसका मतलब जो 6वां सवाल है वो सही है कि सी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी जो है वो ए का उपसमुच्चय, ये सत्य है क्योंकि समुच्चय सी के जो घटक है बी तथा डी समुच्चय ए में समाविष्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो जो हमारा टाइम है वो आधे घंटे से ऊपर हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इससे बड़ा वीडियो डालता हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगा। उम्मीद रखता हूँ कि आज जितना भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।